दोनों सीटों में मुख्य मुकाबला किनके बीच है। सबसे पहले हम आपको दुमका का दिखाते हैं कि दुमका में मुख्य मुकाबला जो है वो क्या कहता है। देखिए, बीजेपी की तरफ से लुइस मरांडी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बसंत सोरेन, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, उन्हें दुमका से प्रत्याशी बनाया गया है। तो दुमका के दंगल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मुख्य मुकाबला है वो इन्हीं दो लोगों के बीच में है। अब दुमका के बाद अगर बेरमो की बात करें कि बेरमो का मुख्य मुकाबला किसके बीच में है, तो आप देखिए कि बीजेपी से योगेश वर्मा तो बाटुल मैदान में है और उनके सामने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के बेटे अनूप सिंह और कुमार जयमंगल मैदान में है कांग्रेस के टिकट पे। तो ये जो मुख्य मुकाबला है, ये जो दो मुख्य चेहरे हैं, चाहे दुमका की बात करें चाहे बेरमो की बात करें, वो हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। आप देखिए, समझिए, मुख्य मुकाबला इन दो नामों के बीच में ही है। और बेरमो पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं। अभी राजेश की बातचीत हम सुन रहे थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से बातचीत कर रहे थे। अब हम सीधा रुख करते हैं राजेश का। राजेश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जो बात हम सुन रहे थे, इसमें चेतावनी भी थी, इसमें वो बात भी थी, एक दुख भी था। तो अब जो बीजेपी की रणनीति इस बातचीत के बाद आपको लगता है कि कितना कुछ बदलने वाली है, चाहे दुमका की बात करें चाहे बेरमो की बात करें, जिस तरीके से नजर आ रहा है कि बीजेपी के लिए ज्यादा फोकस दुमका की सीट है। राजेश। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि दुमका सीट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में है बीजेपी की। और आप देखें कि जो प्रमुख नेता हैं प्रदेश के, वो वहाँ पर ज़्यादा समय दे रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। कल बाबूलाल मरांडी भी 27, 28, 29 तारीख वहाँ रहेंगे और पहले बेरमो जाएंगे, उसके बाद 29 से लगातार वो 1 तारीख तक वहाँ रहेंगे, जब तक कि चुनाव प्रचार रहेगा। फोकस ये है कि हेमंत सोरेन के द्वारा खाली की गई जो सीट है, जिस पर उनके छोटे भाई बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर एक किलेबंदी करके उन्हें किसी तरह से पराजित किया जाए। क्योंकि पिछली बार यानी 2014 में जब चुनाव हुआ था तो वहां से लुइस मरांडी जीती थी। जितने सामाजिक समीकरण है सभी को साधने की कोशिश की जा रही है। रघुवर दास का भी वहां कार्यक्रम हो रहा है, कल से संभवतः उनका कार्यक्रम दुमका में होगा। इसके अलावे फिर दीपक प्रकाश जा रहे हैं। ये तमाम लोग जाकर तमाम जो राजनीतिक चुनावी गतिविधियां हैं या कवायद है, सारी चीज़ों को ये लोग करेंगे। बेरमो की सीट जहां तक की बात है, वहां पर भी बीजेपी के नेता लोग लगे हुए हैं और अर्जुन मुंडा का भी कार्यक्रम दुमका में लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से देखें कि तमाम फोकस दुमका सीट पर है, क्योंकि दुमका सीट को लगता है बीजेपी को कि ये सीट फिर से झोली में आ सकती है। जहां तक बेरमो की बात है, बेरमो में सामाजिक समीकरण कुछ ऐसे हैं जिससे बीजेपी को लग रहा है कि यहां पर संभवतः उनके पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो, क्योंकि 2014 में यहां से योगेश्वर महतो बाटुल जीते थे, जो इस बार फिर से प्रत्याशी हैं। सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं उस पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। आज चुनाव आयोग को एक पत्र दिया गया है, शिकायती पत्र दिया गया है कि दुमका के जो डीडीसी है वो कथित रूप से जेएमएम के लिए काम कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई की जाए और उनके कॉल डिटेल्स लिए जाएं, उनके मोबाइल नंबर के डिटेल्स लेकर यह स्थापित किया जा सकता है कि वो किन के संपर्क में है। तो आज का ये डेवलपमेंट है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हमारी आज लंबी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो सत्ता पक्ष है उनके पास कुछ भी कहने को नहीं है कि वो कैसे प्रत्याशी को जिता पाएंगे या लोगों का भरोसा जीत पाएंगे। इसलिए देखें कि आने वाले कुछ समय में, चूंकि चुनाव प्रचार का यह अंतिम स्पेल शुरू हो रहा है, कल से सभी प्रमुख नेता अपने अपने क्षेत्र में कैंप करने लगेंगे। तो इस तरह से एक किलेबंदी की कोशिश की जा रही है कि सत्ता पक्ष के दोनों प्रत्याशी यानी जेएमएम के बसंत सोरेन दुमका से और बेरमो से अनूप सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें किसी तरह से शिकस्त दी जाए। लेकिन अंततः वही बात आती है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता किन चीज़ों को देखकर किस प्रत्याशी पर भरोसा जताती है, थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप मुद्दे लेकर उछाले जा रहे हैं। कहीं कहीं तो
अमर्यादित टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज कहा कि मुद्दे पर चुनाव अगर लड़ा जाता है तो ये अच्छा होता है, क्योंकि राजनीतिक विद्वेष के कारण अगर कोई ऐसी टिप्पणी होती है तो वो ठीक नहीं है और जनता में भी इसका गलत मैसेज जाता है। लिहाजा बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी है दोनों सीट पर किलेबंदी करने की, और जो इनके बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं उससे इन्हें लगता है कि शायद आत्मविश्वास हो गया है कि शायद सीटें निकल जाएंगी। अभिषेक करेंगे जिस तरीके से बयानबाजी की बात उठ रही है, आप बता भी रहे हैं कि बयानबाजी जो है वो जिस लेवल की होनी चाहिए उससे भी नीचे जाती जा रही है, ठीक है। लेकिन हम एक रणनीति देख रहे हैं, बाबूलाल मरांडी का हमला हेमंत सोरेन या बसंत सोरेन की तरफ नहीं है, बाबूलाल मरांडी का हमला शिबू सोरेन पर है, बाबूलाल मरांडी का हमला झारखंड मुक्ति मोर्चा पर है। और दूसरी तरफ से हम वार देख रहे हैं तो उस वार में भी सीधा निशाना जो है या तो केंद्र में नरेंद्र मोदी पर निशाना होता है या फिर निशाना सीधे तरीके पर यहां पर बाबूलाल मरांडी पर है। तो ये कौन सी रणनीति का द्योतक है? देखिए, जहां तक दुमका की बात है और बाबूलाल मरांडी का यह कर्म क्षेत्र रहा है, तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के विषय को लेकर जो आदिवासी समाज है उनमें ये बातें कन्वे करना चाहते हैं कि झारखंड बनाने का श्रेय बीजेपी को है। इसलिए पूछ रहा हूं चूंकि दोनों पक्षों के अगर आप वार पलटवार देखेंगे तो सीधा जनता को यह मैसेज देना है कि जनता को दो में से एक ऑप्शन चुनना है, या तो वो गुरुजी का दुमका चुनती है या फिर वो बाबूलाल मरांडी की दुमका चुनती है। जनता दोनों में से कोई एक चुनाव करे। हाँ बिल्कुल, देखिए शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता हैं और उनके नाम से वोट लिए जाते हैं। उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को लेकर पार्टी जो है वो चुनाव मैदान में उतरती रही है और इसका लाभ भी मिलता रहा है। चूंकि गुरुजी एक बड़े नेता रहे हैं, उसी को निशाना बना के बाबूलाल मरांडी हों या अन्य नेता हैं उन्हें टारगेट करते हैं कि अगर झारखंड का हितैषी कोई है तो वह बीजेपी है, एनडीए है, न कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्योंकि कुछ एक उदाहरण ऐसे उल्लेखित किए जा रहे हैं कि झारखंड अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाना चाहता तो वो कभी इस प्रकार के काम नहीं करता है, जैसा कि आरोप बीजेपी के नेता लगाते हैं कि झारखंड बनाने के नाम पर इसे बेचा गया, कुछ गलत काम भी हुए। लेकिन टारगेट यही हो रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वा गुरुजी हैं, उनके नाम से का प्रभाव है, उनके नाम को भुनाया जाता है। तो ऐसे में देखें तो निशाना वहीं पर लगाने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गुरुजी की पार्टी है वह उसने ऐसा किया, उन्हीं के नेतृत्व में आज भी सरकार काम करती, उन्हीं के मार्गदर्शन में या उन्हीं के आशीर्वाद से सरकार चलती है। तो जो भी गड़बड़ियां है तो कहीं न कहीं परोक्ष रूप से गुरुजी भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। ये कन्वे करने की कोशिश जनता के बीच की जा रही है बीजेपी नेताओं की ओर से कि अगर झारखंड की ये स्थिति अगर नहीं होती, ये लोग नहीं होते, तो फिर स्थिति कुछ और होती और सच्चा और सही मायने में अगर झारखंड का कोई हितैषी पार्टी है तो वो बीजेपी है। यही मैसेज देने का प्रयास हो रहा है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आप देखें कि ये 10 महीने की सरकार का उल्लेख बराबर बीजेपी के नेता करते आ रहे हैं कि 10 महीने में क्या क्या घटनाएं हुई। 1200 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म या इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसका विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की महिला इकाई के द्वारा भी ये मुद्दे को लेकर मैदान में उतरने का कार्यक्रम है। ऐसे में पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही। वहीं दूसरी तरफ सरकार के लोग कहते हैं कि जो अभी 9-10 महीने का कार्यकाल हुआ, इसमें तो सबसे ज्यादा 6 महीने का कार्यकाल तो कोरोना संकट से निपटने में चला गया, काम करने का मौका नहीं मिला है, इसलिए इस आधार पर दोषारोपण करना गलत है। लेकिन बीजेपी के पास भी अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी के आज प्रदेश अध्यक्ष यह भी कह रहे थे कि इस राज्य में अगर कोई विकास हुआ है तो वह तबादला उद्योग का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ 2200 से ज्यादा तबादले हुए हैं। और आज तो एक और आरोप लगा है कि पथ निर्माण विभाग में जो अभियंता प्रमुख का पद होता है वह
किसी एक्टिंग को दिया जाता है, किसी जूनियर पदाधिकारी को, जूनियर अभियंता को देकर उनसे काम कराया जाता है। ये ताजा आज का आरोप है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। दीपक प्रकाश ने पत्र लिखा है और कहा है कि इस तरह का काम बिल्कुल गलत है और बीजेपी आने वाले समय में इसको लेकर आंदोलन भी करेगी। तो ये महज चुनावी आरोप प्रत्यारोप है, किसी तरह से जनता को कन्विंस करना है कि किसी तरह से उन्हें वोट मिले, उनके प्रत्याशी को वोट मिले। तो तमाम प्रयास हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से और उनके अलायंस के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैनात है। आप देखें कि आलमगीर आलम भी वहां पर 2 दिन जो त्योहारी सीजन था उसमें जाकर वो बेरमो विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जनसंपर्क अभियान चलाया। प्रयास दोनों तरफ से बराबर हो रहे हैं, कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, इसका प्रयास सभी कर रहे हैं। इसके मद्देनजर आप देखें कि कल से जो नेताओं का काफिला इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में जो जाएगा वो भी देखने लायक होगा। अब और कौन से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन अंततः वही बात है कि 3 नवंबर को जब मतदान होगा तो जनता किसे आशीर्वाद देती है, क्या बीजेपी की बातों से कन्विंस होती है या सत्ता पक्ष यानी जेएमएम और कांग्रेस की बातों से। बिल्कुल एक सवाल और यहां पर रह जाता है। दीपक प्रकाश से आपकी बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा और ये कोई नया नहीं है। झारखंड में जब कोलेबिरा का उपचुनाव हो रहा था या जितने भी उपचुनाव हुए, मैं तो यूं कहूं, जो सरकार सत्ता में रही है विपक्ष की तरफ से हमेशा से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगा है। यहां तक कि विधानसभा चुनाव जब हुआ उस समय खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब अपनी यात्रा वो कर रहे थे, बदलाव यात्रा जब वो कर रहे थे, उस दौरान भी वो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप रघुवर दास पर, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो लगाते थे। तो क्या ये एक सिस्टम का हिस्सा है? इस हिस्से को हमें अपना लेना चाहिए क्या? सिर्फ एक फॉर्म जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत दीपक प्रकाश का आरोप है, या फिर इस आरोप में लगता है कि हाँ कोई दम हो सकता है और इसमें कोई कार्रवाई भी संभव है? क्योंकि आज तक हमने तो नहीं देखा कि झारखंड में इस तरीके की कोई कार्रवाई कभी हुई हो। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष का दुरुपयोग जो सत्ता में पार्टी रहती है वो कहीं न कहीं करने का प्रयास करती है और ये अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए हित में नहीं है। लेकिन गाहे बगाहे चूंकि प्रशासनिक तंत्र जो होता है कहीं न कहीं किसी सत्ता या किसी पार्टी के प्रति लॉयल हो जाता है, जिस कारण से ऐसे आरोप लगते रहे। और अभी ताज़ा जो आरोप है दीपक प्रकाश का वह है कि वहाँ दुमका के डीडीसी जेएमएम के पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और इस बाबत एक पत्र भी चुनाव आयोग को दिया गया है। आरोप कई बार लगते हैं और आप देखेंगे कि हर चुनाव में इस तरह के आरोप लगते हैं। जब आम चुनाव होता है यानी जनरल इलेक्शन होता है तो उस समय भी जो सत्ता में पार्टी रहती है उसके ऊपर ये लगते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत स्वाभाविक सा लगता है कि जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, वो उस सरकार के साथ चलती है तो कहीं न कहीं उसके साथ लॉयल्टी एक डेवलप कर जाती है, जो बिल्कुल गलत है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के कोड ऑफ कंडक्ट में ये शामिल नहीं होता है कि वो किसी प्रकार के राजनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल हो, राजनीतिक लाभ देने या उसका कोई बेजा इस्तेमाल करे। कभी कभी आप देखें कि कुछ लोग रिटायर करने वाले होते हैं या अपने करियर के अंतिम पड़ाव में इस प्रकार के काम करते हैं कि वो सत्ता पक्ष के साथ लॉयल्टी रखते हुए आने वाले समय में जब आफ्टर रिटायरमेंट वो किसी पद की चाहत रखते हैं तो इसका लाभ भी देखने को मिला और झारखंड में इसके कई उदाहरण भी हैं। तो ये एक मानव स्वभाव है अधिकारियों का जो कहीं न कहीं इस प्रकार के काम कर जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और इस पर कहीं यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन है कि इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए किसी भी अधिकारी को, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। लेकिन अधिकारी भी मनुष्य ही होते हैं, वो भी मानव स्वभाव के होते हैं, कहीं न कहीं वो फिसल भी जाते हैं, इस कारण से ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन निष्पक्षता जरूरी है अधिकारी के स्तर पे और ताज़ा जो आरोप लगे हैं अब उस पर चुनाव आयोग क्या लेता है। कई बार आप देखें कि चुनाव आयोग संज्ञान ले लेता है जब भी कोई ऐसे चुनाव होते हैं, कई गंभीर आरोप किसी अधिकारी पर या उनकी कार्यशैली पर उठते हैं तो फिर चुनाव आयोग कार्रवाई भी करता है, उन्हें सैक भी करता है, उन्हें
पद से हटा दिया जाता है किसी दूसरे अधिकारी। विधानसभा चुनाव के वक्त आपने देखा होगा कि बोकारो का मामला था, वहाँ से किसी अधिकारी को हटाया गया जो रिटर्निंग अफसर थे। तो ऐसे उदाहरण कई हैं और कई राज्यों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो फिलहाल इस उपचुनाव में थोड़ा ये रहता है कि एक सेगमेंट में चुनाव हो रहा है, तो वहां पर पदस्थापित अधिकारी जो है थोड़ी सी लॉयल्टी सत्ता पक्ष की तरफ दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसका आरोप झेलना भी पड़ता है उन्हें। और बीजेपी ने आज साफ तौर पर ऐसे अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अगर इस प्रकार के काम करेंगे और बाज नहीं आएंगे तो आने वाले समय में सत्ता कभी किसी के लिए अस्थायी नहीं रहती है, सत्ता बदलती है। और उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि यह सरकार जा रही है और बीजेपी की सरकार आएगी तो फिर ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें उसी तरह से व्यवहार किया जाएगा जिस प्रकार का व्यवहार उनके लायक अपेक्षित होगा। तो बिल्कुल मशीनरी को न्यूट्रल होना चाहिए। अभिषेक, बिल्कुल। चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरीके से चुनाव में जो सियासत चल रही है उस सियासत को समझने के लिए आपको जो धरातल पर स्थितियां चल रही हैं उन स्थितियों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब अभी आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि भाई बेरमो में मुख्य मुकाबला किनके बीच में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेरमो का मुख्य मुकाबला बीजेपी के योगेश्वर महतो बाटुल और कांग्रेस के अनूप सिंह और कुमार जयमंगल के बीच में है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। हालांकि इसमें कई छोटे छोटे कोण और हैं, लेकिन उनसे लगता नहीं है फिलहाल कि चुनाव में बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है।